चलिए देखिए, टॉपिक है हमारा ओएसआई मॉडल। अब आपको मैंने ओएसआई मॉडल से पहले थोड़ा सा आप डिस्कस कर लें कि आपको मैंने नेटवर्क के बारे में बताया था। सबसे पहले टॉपिक हमारा नेटवर्किंग एसेंशियल में जो हमने पढ़ा था, व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस where two or more computer and other networking devices to connect each other that calls a computer network। जहां पर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपके आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकली, क्षेत्रफल के आधार से या भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार से नेटवर्क को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम लोकल एरिया नेटवर्क लैन, दूसरा पढ़ा था हमने कैंपस एरिया नेटवर्क कैन, तीसरा पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और चौथा हमने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में भी डिस्कस किया था, स्टोरेज एरिया के बारे में भी डिस्कस किया था। तो लैन क्या होता है? इट इज ए लैन नेटवर्क, इट इज ए स्मॉल नेटवर्क, यानी इट्स वर्क विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉल्स ए प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। और कैन क्या होता है? कैंपस एरिया, यानी एक पूरी बिल्डिंग का है, एक पूरे कैंपस का नेटवर्क है, तो हम उसको कहते हैं लैन नेटवर्क। यानी मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशन में चीजें बता रहा हूँ कि कैंपस बोलते हैं कि जहां पर छोटे छोटे लैन नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कह देते हैं। मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं कि विद इन ए सिटी, यानी अगर मल्टीपल एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो एक ही शहर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर हैं और वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए विद इन ए सिंगल सिटी। एक ही शहर के अंदर कई सारी बिल्डिंगें आपस में जुड़ जाती हैं, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो पब्लिक एरिया है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर चलता है, यानी कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी है या पूरी कंट्री के साथ में कनेक्शन जुड़े हुए हैं, इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम पब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इंडस्ट्री के अंदर लैन मैन सैन कैन कुछ नहीं सुना जाता, वहां पर दो बातें चलती हैं, एक होता है आपका प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। प्राइवेट कहते हैं उस नेटवर्क को जो प्राइवेटली कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन चल रहा है, दैट इज प्राइवेट। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन अगर होगा ओवर द इंटरनेट, तो हम उसको बोलेंगे पब्लिक नेटवर्क या वैन नेटवर्क। या तो लैन बोला जाएगा, लैन को, या प्राइवेट बोला जाएगा, वैन बोला जाएगा, वैन को पब्लिक बोला जाएगा। ठीक है, ये दो वर्ड चलते हैं हमारे कम्युनिकेशंस में। उसके बाद मैंने आपको डिफाइन किया था कनेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। तो नेटवर्क में टू टाइप के कनेक्शंस होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होता है, एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट्स होता है, जहां पर दो डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रही हैं, उनको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। एक होता है मल्टी पॉइंट, यानी एक ही डिवाइस से अगर बहुत सारी डिवाइसेस आपकी आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो हमको उनको बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। या एक सिंगल मीडिया को मल्टीपल डिवाइसेस आपस में शेयर कर रही हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड बताया था कि डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो नेटवर्क के अंदर तीन तरह के डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स, राइट। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि सिंप्लेक्स मोड में वन डिवाइस टू ट्रांसमिट सिग्नल, ओनली ट्रांसमिट सिग्नल, एंड सेकेंड डिवाइस ओनली रिसीव सिग्नल। अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो उसमें से एक सिंगल डिवाइस सिर्फ डेटा को भेजने का काम करेगी, रिसीव नहीं करेगी, और जो रिसीव करने का काम करती है वो रिसीव करेगी। लाइक एफएम रैम्बो और हमारे मोबाइल का जो एफएम चिप है, अगर मैं मोबाइल पे एफएम ऑन करता हूं तो मेरा मोबाइल जो है एफएम से गाने सुनने का काम कराएगा, यानी वहां से सिग्नल को कैप्चर कर रहा है, यानी कि रिसीव कर रहा है। तो मेरे मोबाइल में तो क्या है, रिसीवर है, और ट्रांसमीटर कहाँ लगा है, एफएम के पास। जो एफएम कंपनीज है, एफएम रैम्बो है, अदर कंपनीज है, वो क्या कर रही है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है, और हमारे मोबाइल पे रिसीव हो रहा है। तो हमारे पास रिसीवर है, उनके पास ट्रांसमीटर है। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई उनको ट्रांसमिट कर रहे को सिग्नल, एफएम वालों को नहीं ना, वहां से सिग्नल ले रहे हैं और हमें गाना सुनने को मिलता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा कहलाता है सिंप्लेक्स मोड। क्या कहलाता है? सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा
कि both devices to transmit and receive signal but at different time, दोनों अलग अलग समय पर काम करेंगी, दोनों डिवाइस डेटा भेजेंगी भी, दोनों डिवाइस डेटा को रिसीव भी करेंगी, यानी कि रिसीविंग भी है और ट्रांसमिशन भी है। तो वहां पर दोनों डिवाइसेस जब रिसीविंग और ट्रांसमिशन कर रही हैं, लेकिन उनका समय अलग अलग होगा। अगर एक डिवाइस डेटा भेज रही है तो पहले उसका डेटा जाएगा, तब दूसरी वाली डिवाइस उसको डेटा भेजना शुरू करेगी। तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा कहलाता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। क्या कहलाता है? नेक्स्ट आपको बताया था फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? बोथ डिवाइस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल बट एट ए टाइम, एक ही समय पर सारे काम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोपोलॉजी। कल आपको टोपोलॉजी डिजाइन करनी बताई थी कि जब नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक आर्किटेक्चर डिफाइन करना पड़ता है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर जब फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाएगा तो सबसे पहले उसको डिजाइन मैप करना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको डिजाइनिंग डिफाइन की थी बस टोपोलॉजी। एक होता है बस टोपोलॉजी, एक होता है आपका स्टार, एक होता है रिंग, डुअल रिंग टोपोलॉजी, एक आपका मैश टोपोलॉजी, फुल मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और आपका हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो ये सारे मैंने डिजाइन आर्किटेक्चर आपको डिफाइन किए थे, जिसमें से इंडस्ट्री के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है तो वहां पर स्टार नेटवर्क या ट्री टोपोलॉजी चलती है। कौन सी टोपोलॉजी चलती है? स्टार टोपोलॉजी चलती है या फिर ट्री टोपोलॉजी बनती है। और जो आईएसपी का नेटवर्क है वहां पर मैश या फुल मैश या पार्शियल मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी डिवाइसेस का जो कनेक्शन है, अरेंजमेंट है, कनेक्टिविटी है, वो सब आपका जो है वो सब कनेक्टिविटी जो है आपकी इस पर है, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज पर है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क के बारे में बताया, नेटवर्क टाइप्स बताए, ट्रांसमिशन मोड बताया, टोपोलॉजी बताया, दैट्स ऑल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल। अब देखिए ओएसआई मॉडल का काम क्या है, इसको समझेंगे। सिंपल भाषा में डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, लेकिन मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं कि ओएसआई का जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या फुल फॉर्म है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में क्या होता है कि जो ओएसआई मॉडल है इसका काम क्या है। अब थोड़ा सा आप नेटवर्क की हिस्ट्री में चले जाओ, अर्पानेट की तरफ चले जाओ। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वर्ल्ड का पहला नेटवर्क बना था 1969 में। उस टाइम से लेकर के आगे तक कुछ समय तक क्या हुआ कि इस तरह के नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने शुरू हुए। जब नेटवर्क स्टार्टिंग में बना तो उनमें जैसे जैसे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, नई नई कंपनियां बाहर सामने आई, किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाई, एप्लीकेशंस बनाए। तो उस टाइम पर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। यानी अगर आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, नोकिया वाले मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन जब पैदा हुई तो ओएसआई मॉडल को लॉन्च किया गया। ओएसआई जो मॉडल है इसको जो लॉन्च किया था वो आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड करके लॉन्च कराया था। आईएसओ कौन है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ कौन है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ओएसआई मॉडल को लॉन्च किया। अब ओएसआई मॉडल का काम क्या डिफाइन किया उन्होंने? लिखा है कि द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज लॉन्च इन द अर्लियर 1970, 1970 तक इसको लॉन्च कर दिया गया बाय रॉबर्ट कैन। रॉबर्ट कैन ने इसको बनाया। इन स्टार्टिंग टू डिफरेंट वेंडर वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बट आफ्टर द लॉन्च ऑफ ओएसआई मॉडल इज पॉसिबल। यानी जब तक ये मॉडल नहीं था तब तक कोई भी डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रही थी। अगर हमें नेटवर्क बनाना होता है तो हमें सेम डिवाइस लगानी पड़ेगी, सारी डिफरेंट कंपनी की डिवाइस लगा देंगे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो ओएसआई मॉडल के आने के बाद से ये पॉसिबिलिटी आई कि सभी वेंडर की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दी। क्लियर है? थ्योरी। फर्स्टली ओएसआई मॉडल वाज लॉन्च इन द कंप्लीट वन पैकेट। स्टार्टिंग में जब ओएसआई मॉडल को बनाया गया तो एक सिंगल पैकेट में बनाया गया था। बाद में रॉबर्ट कैन ने और उसके ग्रुप ने, यानी उसकी टीम के जो ग्रुप मेंबर थे, उन्होंने इसको 7 लेयर में डिवाइड कर दिया। कितनी लेयर में डिवाइड कर दिया?
7 लेयर में डिवाइड कर दिया। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। यानी ओएसआई मॉडल में 7 लेयर बनाई गई। और ये एक लॉजिकल मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। कैसा है? लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर है, फिजिकली कुछ नहीं है। अब इसका काम क्या है? जब आप डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो ओएसआई मॉडल वहां पर टास्क प्ले करेगा। वहां पर क्या करेगा? एक लॉजिकल फंक्शनिंग करेगा। क्या करेगा? लॉजिकल फंक्शन फॉलो करेगा। और वो जो लॉजिकल फंक्शंस हैं, वो जो काम किए जाएंगे वो 7 लेयर के द्वारा किए जाएंगे। यानी रॉबर्ट कैन ने इसके अंदर 7 लेयर को डिफाइन किया कि व्हेन एवर एक कंप्यूटर ट्रांसमिट सिग्नल टू अनदर कंप्यूटर, देन 7 लेयर परफॉर्म एनी ए स्पेसिफिक टास्क ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। यानी डेटा ट्रांसमिशन के दौरान एप्लीकेशंस लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, आपका डेटा, फिजिकल, ये लेयर्स क्या करेंगी? ये एक काम या एक टास्क परफॉर्म करेंगी डेटा के ऊपर। किसके ऊपर? जब आप इंटरनेट से कोई भी डेटा डाउनलोड करेंगे ना, तो डाउनलोडिंग के दौरान जो है ये लेयर काम करती है बैकग्राउंड में। और नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं, यानी जो नेटवर्क इंजीनियर है जो सिक्योरिटी में है, वो इन कम्युनिकेशन को चाहे तो ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस लेयर के अंदर डेटा कम्युनिकेशन मेथड को दर्शाया गया है। क्या बताया गया है? डेटा कम्युनिकेशन को दर्शाया गया है। समझ आ गई बात? ओएसआई मॉडल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? कितनी सी बात याद रखनी है? ओएसआई मॉडल एक लॉजिकल मॉडल है। डेटा ट्रांसमिशन के दौरान इसके अंदर जो 7 लेयर होती हैं वो डेटा के ऊपर एक टास्क परफॉर्म करती हैं। अब वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करती है वो लेयर टू लेयर समझेंगे हम लोग, जिसमें हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। क्लियर है डेफिनेशन? 7 लेयर समझ में आ गई। इसको लेयर, इसमें जो लेयर है वो लेयर जो है नंबर के हिसाब से भी डिफाइन की गई हैं। कहीं पर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेयर 7? तो लेयर 7 किसको कहा गया है? एप्लीकेशन को। और लेयर 6 प्रेजेंटेशन, लेयर 1 फिजिकल। अब इसमें डेटा ये उल्टा क्यों लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा है? क्योंकि जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो सबसे पहले लेयर 7 काम करती है। रिवर्स ऑर्डर में काम होता है, पहले एप्लीकेशन काम करती है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, सबसे आखिर में फिजिकल आती है, क्योंकि फिजिकल लेयर नेटवर्क से जुड़ी होती है। क्योंकि हमारा जो लैन कार्ड है, हमारी जो लैन केबल है, वो बिल्कुल नेटवर्क से जुड़ा है, तो फिजिकल लेयर सबसे लास्ट में आएगी। क्योंकि अब डेटा जो है फिजिकली कम्युनिकेट करेगा, फिजिकल डिवाइस पे होके जाएगा। अभी तो डेटा लॉजिकल में था, अब वो फिजिकल डिवाइस से बाहर निकलेगा, तो लैन कार्ड से जब बाहर निकलेगा तो वहां पर फिजिकल लेयर काम करती है। इसलिए सबसे आखिर में उसको फिजिकल लेयर का नाम दिया नंबर 1। लेकिन कम्युनिकेशन जो शुरू होगा वो एप्लीकेशन से और एंडिंग होगी उसकी फिजिकल लेयर से जाकर के, निकलेगा बाहर फिजिकल लेयर से। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। डेफिनेशन समझ में आ गया? अब हेडिंग बनाइए, वर्किंग ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है? अब इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम आप बनाएंगे यहां पर बोर्ड पर। एक साइड में छोटा सा आप लगा लें कंप्यूटर, और दूसरी साइड में भी आप एक छोटा सा कंप्यूटर बना दें। एक कंप्यूटर को आप बोलेंगे सेंडर, जो डेटा को भेज रहा है। दूसरा है रिसीवर, जो डेटा को रिसीव करने का काम कर रहा है। डन? सेंडर और रिसीवर। अब सेंडर क्या कर रहा है कि सेंडर ने, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, किसी को ईमेल भेजा। क्या भेजा? किसी को ईमेल भेजा। सेंडर ने ईमेल भेजा है किसी भी पर्सन को, या रिसीवर को ईमेल भेज रहा है, या कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है? या तो ये इससे डेटा डाउनलोड कर रहा है या इसको डेटा ये अपलोड कर रहा है। या तो रिसीवर अब डाउनलोड कर रहा है या सेंडर अपलोड कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे ये समझना है कि एक साइड से डेटा भेजा जा रहा है तो दूसरी साइड से डेटा की रिसीविंग हो रही है। इस दौरान ओएसआई मॉडल की सातों लेयर अपना अलग अलग काम करेगी डेटा के ऊपर। अब क्या करती हैं? अब समझिएगा इसको। जैसे ही सेंटर ने डेटा भेजा तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन लेयर उस डेटा को कैप्चर कर लेगी। सबसे पहले कौन सी लेयर पकड़ेगी? एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद डेटा कहां जाएगा?
प्रेजेंटेशन के पास, फिर सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर से डेटा रिसीवर की तरफ केबल के माध्यम से या वाईफाई सिग्नल के माध्यम से पहुंचेगा। तो यहां पर जब डेटा रिसीव होगा तो वो फिजिकल लेयर के माध्यम से हो। किसके माध्यम से? यानी सबसे पहले रिसीविंग एंड पे फिजिकल लेयर उसको कैप्चर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहां पर डेटा पहुंचेगा डेटा लिंक लेयर में, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर के पास डेटा जाएगा, फिर इसके ट्रांसपोर्ट, और फिर सेशन, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद डेटा कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर जाएगा, कंप्यूटर में डेटा एंटर कर जाएगा। अब इस प्रोसेस में काम समझिएगा कैसे हुआ। चलो ठीक है, सेंडर ने डेटा भेजा, एप्लीकेशन पे गया, प्रेजेंटेशन पे गया, सेशन पे, इन लेयर से होकर के गुजरेगा डेटा, समझ गए। तो यहां पर एप्लीकेशन लेयर काम क्या करेगी, ये क्या काम करेगी भाई, इनसे गुजर रहा है, कुछ तो काम कर रही है ना। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है ये हमें पढ़ना है। तो यहां पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन लेयर एक वर्क टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस पर काम कर रही है, यानी यूजर को इंटरेक्ट करवा रही है हार्डवेयर से, और एप्लीकेशन आर ओपन इन दिस लेयर। अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोला, गूगल क्रोम खोला, टैली का सॉफ्टवेयर खोला, कोई भी एप्लीकेशन आप खोल रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन जैसे ओपन होगा तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर होगा। एप्लीकेशन एक लॉजिकल सर्विस है जो क्या कर रही है, एप्लीकेशन को ओपन कर रही है। अब आप उस एप्लीकेशन पे काम क्या कर रहे हैं, मान लो गूगल क्रोम आपने खोला और वहां से किसी को ईमेल टाइप किया, ईमेल टाइप करने के बाद आपने जैसे ईमेल सेंड मारा, तो ईमेल को भेजने के लिए जो रूल्स फॉलो होगा, जो प्रोटोकॉल्स लगेगा, उसको डिफाइन करने का काम एप्लीकेशन का है। यानी तो डेफिनेशन क्या बनता है कि एप्लीकेशन लेयर टू डिफाइन प्रोटोकॉल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट है या जो प्रोटोकॉल्स की जरूरत है, वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने का काम एप्लीकेशन का है। क्या कह रही है एप्लीकेशन लेयर कि प्रोटोकॉल डिफाइन कर रही है। इट ऑल्सो सपोर्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल लाइक HTTP। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि एप्लीकेशन लेयर जो है कम्युनिकेशन के दौरान, यानी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन लेयर टू डिफाइन प्रोटोकॉल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल दे रही है। अब आप किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल वाला। मान लो आपने ईमेल भेजी, तो ईमेल भेजने के लिए उसने एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया, SMTP। एप्लीकेशन लेयर के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल आते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मेल को भेजने वाला प्रोटोकॉल। अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो HTTP या HTTPS, मेल भेज, आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं ना, ठीक है। या इसके अलावा आप कोई टेलनेट की सर्विस ले रहे हैं तो टेलनेट, आप इंटरनेट से कुछ चीज डाउनलोड करेंगे तो FTP प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर क्या बता रही है, कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश कर रही है। क्या कर रही है, कम्युनिकेशन चैनल बना रही है, और कम्युनिकेशन चैनल को प्रोटोकॉल डिफाइन कर रही है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रोटोकॉल के आधार पर होने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात यह आती है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइन करने का काम करती है। आप जिस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे उसी तरीके से मिलता जुलता प्रोटोकॉल आपके चैनल को या आपके कम्युनिकेशन सिग्नल को दे देगी। आगे यार समझ में आ गई बात, कोई टेंशन? हाँ जी निवेदन, समझ में आ गया एप्लीकेशन का काम क्या लिखा है, इट वर्क टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, पहली लाइन।
एप्लीकेशन आर ओपन इन दिस लेयर, खुलेंगे एप्लीकेशन इस लेयर पर। डेटा ऑल्सो क्रिएट इन दिस लेयर, डेटा इसी लेयर पर बनता है। अगर आप कोई डेटा भेज रहे हैं तो डेटा इस लेयर पर बनेगा, और बनने के बाद फिर उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, फिर वो नेटवर्क से बाहर निकलेगा, यानी फिर वो पहुंचेगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन का काम समझ में आ गया। एप्लीकेशन लेयर के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लिमिटेड लिखे हैं, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, टेलनेट, DNS, DHCP। ये क्या होते हैं? कम्युनिकेशन रूल्स हैं। क्या है ये? कम्युनिकेशन रूल्स है। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट इज अप्लाई ऑन कम्युनिकेशन टाइप। जिस तरह का भी कम्युनिकेशन होगा उसके ऊपर उसी तरीके का प्रोटोकॉल आपका अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? डन। अब इन प्रोटोकॉल्स के बारे में वन बाय वन हम जो पढ़ेंगे, आगे एक टॉपिक आएगा TCP/IP मॉडल, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस काम के लिए बनाया गया है। प्रोटोकॉल को आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से हमारा संविधान है, हम इंसानों के लिए रूल बनाया गया है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्किंग फील्ड में भी एक लॉ है, जो हर तरीके के कम्युनिकेशन के लिए एक लॉ नंबर और लॉ लगता है, या प्रोटोकॉल लगता है, प्रोटोकॉल का एक नंबर भी होता है। जिससे क्या फायदा मिलता है कि जब कोई नेटवर्क इंजीनियर, जब भी कोई नेटवर्क इंजीनियर जो है नेटवर्क के अंदर, जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो नेटवर्क इंजीनियर है, वो नेटवर्क इंजीनियर अगर नेटवर्क में मॉनिटरिंग कर रहा है या सिक्योरिटी का काम कर रहा है, तो वो इन प्रोटोकॉल की मदद से कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा यूजर किस आईपी पर किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर वो ईमेल भेज रहा है तो उसको SMTP प्रोटोकॉल नजर आ जाए, अगर किसी ने वेबसाइट एक्सेस की तो उसको HTTP का प्रोटोकॉल नजर आ जाए, किसी ने टेलनेट कम्युनिकेशन किया तो टेलनेट का प्रोटोकॉल होगा, किसी ने आईपी की डिमांड की तो DHCP प्रोटोकॉल देखेगा। यानी जो नेटवर्क मॉनिटरिंग इंजीनियर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो प्रोटोकॉल के माध्यम से करेंगे, यानी आईपी के साथ उनका प्रोटोकॉल का नंबर डिटेक्ट होता है, जिससे ये पता लगता है कि फला आईपी के ऊपर ये वाला प्रोटोकॉल काम कर रहा है, और इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये सर्विस बनती है। कि अगर वो HTTP का प्रोटोकॉल पाया गया तो इसका मतलब कोई वेबसाइट पे काम कर रहा है, अगर वो ईमेल कर रहा है तो SMTP का काम कर रहा है, SMTP प्रोटोकॉल मिला तो मेल कर रहा है, टेलनेट मिला तो इसका मतलब रिमोट पे काम कर रहा है, कोई डिवाइस इसने रिमोट पर ले रखी है, एक्सेस कर रखी है, जैसे RDP प्रोटोकॉल होता है, रिमोट डेस्कटॉप। तो ये सारे एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा? अब यहां पर प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपको आवाज आ रही है? डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक आया यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करेगी। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर के 3 फंक्शन है, ठीक है। देयर आर 3 वर्क ऑन दिस लेयर। जैसे ही डेटा एप्लीकेशन लेयर पे बन गया, बनने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर को भेजा जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर 3 काम करेगी डेटा के ऊपर। पहला काम है डेटा का कंप्रेशन करना, डेटा कंप्रेस, डेटा को कंप्रेस करेगी, यानी डेटा को छोटा कर लेती है। क्या कर लेती है? जैसे कि लिखा है हाउ आर यू बड़ा बड़ा, अब उसको उसने कंप्रेस करके छोटा कर दिया, स्पेस हटा के बीच में से हाउ आर यू कर दिया, ठीक है, छोटा कर लिया। फिर डेटा का कन्वर्जन हुआ, यानी डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में बदला गया सिक्योरिटी के तौर पर, क्योंकि नेटवर्क में जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजा जाता है, यानी उसको जो है कन्वर्जन होगा। जब कन्वर्जन हो जाता है तो उसके बाद डेटा के ऊपर डबल सिक्योरिटी लेयर लगाई जाएगी, यानी डेटा को फिर इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा किसी अदर लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि डिफाइन किया गया इसमें। हाउ आर यू को 0110 में डाल दिया, फिर 011 को उसने डाल दिया ABCD 123 में कोड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? डेटा की सिक्योरिटी हो गई कि जब कभी भी डेटा नेटवर्क में ट्रैवल होगा, जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा, डेटा को इंक्रिप्शन फॉर्मेट में भेजा जाता है। क्योंकि अगर आपने लिखा कि इसको हाय हेलो हाउ आर यू,
तो नेटवर्क में जो मॉनिटरिंग इंजीनियर है, अगर वो वायर शार्क नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, कैनेबल यूज कर रहा है, मॉनिटरिंग वाले एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसको डेटा लिखा हुआ नजर नहीं आता कि उन्होंने आपने क्या लिखा, प्लेन में नहीं ले जाएगा, उसको कोड लैंग्वेज में आएगा। अगर वो कोडिंग करके उसको डिकोड करना जानता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस डेटा को एनकोड डिकोड करके डेटा पढ़ सकता है। क्योंकि डेटा में अगर आपने हाउ आर यू लिखा तो वो कन्वर्ट होके जा रहा है, इस लैंग्वेज में जा रहा है ऑटोमेटिक। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये वायर शार्क सॉफ्टवेयर होता है, मैं आपके दिखा दूं, ये वाला, ये है ना वायर शार्क, मेरे डेस्कटॉप पर है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं, तो नेटवर्क के अंदर जो मॉनिटरिंग इंजीनियर्स होते हैं वो वायर शार्क जैसे सॉफ्टवेयर और भी आते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके वो पूरे नेटवर्क को मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। अब नेटवर्क में कोई पीसी, किसी पीसी से किसी भी यूजर ने तेरा वाईफाई वाला कौन सा, ये जिस पर इंटरनेट चला, देखो यहाँ पर आपको सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल का नाम, लैंग और इंफॉर्मेशन नजर आती है। अब आप यहाँ पे किसी एक आईपी एड्रेस को ट्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा खुद का आईपी एड्रेस CMD, आईपी कॉन्फ़िग करके मैं अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ कि क्या आईपी एड्रेस है। ये मेरा है 192.168.1.15 है ना। अब मैंने कोई वेबसाइट खोल दी यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर, वैसे तो ये खुली हुई है मेरे पास, जीमेल की साइट खुली हुई है, इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया, वायर शार्क में गया, तो यहाँ मेरा आईपी दिखाई दे रहा होगा आपको, 1515 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना 15। और मैं अगर यहाँ पर प्रोटोकॉल का नाम डाल दूं HTTP, तो HTTP वाले प्रोटोकॉल पे तो कोई आईपी नहीं चल रहा, एस को सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये मेरे वो मतलब ये मैंने सेम नेटवर्क। एक मिनट अभी बात करता हूँ। ये मैंने आईपी पकड़ा यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये फ्रेम, ईथरनेट, आईपी वर्जन 4, यूजर डेटाग्राम, डेटा, ये सब ओएसआई मॉडल के कॉन्सेप्ट हैं। किसके हैं? अब जैसे ये फ्रेम आ रहा है, तो ये डेटा लिंक लेयर के अंदर आपको पढ़ाऊंगा अभी आपको कि फ्रेम क्या चीज होती है। ईथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम, यूडीपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। डेटा लेंथ, डेटा की कितनी बिट है। अब इसमें, अब नीचे जो है ना, ये सारा जितना भी कोड में उसकी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन चल रही है। अब सिर्फ यही नहीं है, 15 नंबर, जब एक एक आईपी किसी दूसरे आईपी पे कांटेक्ट करता है, तो उसका सेंडिंग और रिसीविंग होती है, एक्नॉलेजमेंट होता है पहले, तो बहुत सारे पैकेट इस पे बनते हैं, तो हर एक पैकेट को स्नीफ करके चेक करना पड़ता है अगर आप डेटा देखना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसके अंदर हमें सोर्स का एड्रेस भी पता लग रहा है कि हमारा सोर्स आईपी कौन है और डेस्टिनेशन आईपी कौन है, दोनों चीजें नजर आ रही है ना। तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा आईपी किस आईपी पर कांटेक्ट कर रहा है और कौन से प्रोटोकॉल पे कर रहा है, ये प्रोटोकॉल का नाम आ जाता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कुछ जानकारी वायर शार्प पे नहीं दे रहा हूँ अभी, क्योंकि वैसा ही मॉडल को पहले समझना है। तो यहाँ पर जो मेरा लेयर है, ये सारी की सारी लेयर, ये डेटा के ऊपर अलग अलग फंक्शन करने का काम कर रही है जब डेटा जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने डेटा को कंप्रेस कर लिया, कन्वर्जन कर दिया, इंक्रिप्शन कर दिया, तो 3 काम किए प्रेजेंटेशन लेयर ने। कितने किए? 3 काम किए। जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता उस दौरान उसने 3 काम कर दिए। अब पहुंचा हमारा सेशन लेयर पे काम, किस पे पहुंचा? सेशन लेयर पर। हाँ जी लेक्सम बताइए क्या क्वेश्चन है। लेक्सम, लेक्सम, लेक्सम आवाज आ रही है? म्यूट कर रखा आपने? हेलो। यस सर। लेक्सम बताओ क्या सवाल है आपका, क्वेश्चन बताइए क्या क्वेश्चन है। जो अभी जो वायर चार्ट में कर रहे थे सर, उसमें नेटवर्क सेम पे होना है क्या? नेटवर्क में? तो सेम नेटवर्क पे होना है, मतलब वो कैसे किया वो? मतलब नेटवर्क कैसे खोला उसको?
मतलब कैसे, मतलब वो ट्रेस कर रहे हैं? ये आईपी से ट्रेस करता है ना, वायर शार्क जो है सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को ट्रेस करता है कि हमारा जो सोर्स आईपी है वो किस आईपी पे कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है। मतलब बस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से हो जाता है? हाँ, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर ओएसआई मॉडल के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। बाकी वायर शार्क अपने आप में एक बड़ा टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको। वायर शार्क के अंदर सिर्फ रूट ट्रेसिंग ही नहीं होता है, इसमें प्रोटोकॉल भी होता है, डेटा की कैप्चरिंग भी होती है, डेटा को डिकोड भी किया जाता है कि डेटा अगर किसी ने भेजा, किसी ने हाई हेलो का मैसेज भी भेजा, तो ये सॉफ्टवेयर से हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसका पूरा एक कोर्स होता है वायर शार्क के ऊपर अलग से। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है ओएसआई मॉडल के, तो ओएसआई मॉडल जो है ये वायर शार्क के अंदर पूरा डिटेक्ट होता है, पूरा चलता है। हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मॉनिटरिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, तो वायर शार्क में इस पूरे ओएसआई मॉडल को ट्रेस करना वहां दिखाया जाता है कि किस तरीके से डेटा हमारा जा रहा है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो पूरी चीजें वायर शार्क वाले सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एक पार्ट नजर आता है। ठीक है ना। अभी सेशन लेयर की बात कर लेते हैं। तो सेशन लेयर जो है उसका काम क्या है, दिस लेयर क्रिएट टर्मिनल द सेशन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी सेशन लेयर क्या कर रही है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम कर रही है। क्या कर रही है, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश। आपका कम्युनिकेशन किधर हो रहा है, उधर या इधर? आपका जो कम्युनिकेशन है उसको स्टैब्लिश करने का काम कर रही है कौन, कैसे, कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, किसी भी पर्सन को ईमेल टाइप किया, क्या किया, ईमेल टाइप किया, उसकी ईमेल आईडी डाली। एग्जाम्पल में आपकी अपनी ईमेल आईडी है sagar@gmail.com, आपकी अपनी है। आप किसको मेल कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, gulbahar90@gmail.com पे आप मेल कर रहे हैं, राइट। अब मैं कौन हूं आपके लिए, डेस्टिनेशन ना, और सोर्स कौन हुए, आप। अब जैसे ही आपने मेल टाइप करी, मेल टाइप करके टू में मेरी मेल आईडी डाली और आपने ये हेलो वगैरह लिखा उसके अंदर, और सेंड बटन पे क्लिक मारा, तो जैसे सेंड बटन पे क्लिक होगा तो डेटा एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ, प्रेजेंटेशन से होता हुआ मेरी मेल पहुंचेगी सेशन लेयर पे। अब सेशन लेयर है कहाँ, ये आपके अपने कंप्यूटर के अंदर है, ऐसा नहीं कि बाहर है कहीं, ये तो आपके अपने कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चल रही है, नेटवर्क की सर्विसेज हैं। तो ये लेयर क्या करेगी, ये लेयर मेरे नाम को और आपके नाम को जीमेल के सर्वर में सर्च कराएगी पहले कि क्या जीमेल सर्वर अवेलेबल है। ठीक है, कौन से आईपी एड्रेस पर अवेलेबल है, इस पर है, क्या उसके अंदर सागर है। तो ये सेशन लेयर क्या करेगी, जीमेल सर्वर से कांटेक्ट करेगी बैकग्राउंड में, वेरीफाई, वेरिफिकेशन हो रहा है कि यार कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले एड्रेस वेरीफाई हो रहा है, क्या वेरीफाई हो रहा है, एड्रेस। तो सेशन लेयर ने एड्रेस को वेरीफाई करके कनेक्शन को जोड़ दिया, डेटा नहीं गया अभी, डेटा तो बाद में जाएगा, पहले कनेक्शन जोड़ा। कनेक्शन जोड़ा इसी को कहते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में टर्मिनल क्रिएट किया। अगर मान लो कि मेरी ईमेल आईडी में अलग थोड़ा सा भी एरर लिखा होता सागर ने, तो जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करते तो सेशन लेयर इसको कंप्यूटर से बाहर नहीं निकालेगी, इसके डेटा को एड्रेस वेरीफाई करके ही तुरंत बैक ईमेल कर देगी, योर मेल फेल्ड। आता है मैसेज कभी बैक, आपने हल्का सा भी गलत ईमेल टाइप कर दिया, एड्रेस टाइप कर दिया, मेल भेजा, नेटवर्क में जाएगा, घूमेगा, एड्रेस जब वेरिफिकेशन होगा उस समय वो एड्रेस नहीं मिलेगा, तो वापस बैक आ जाएगी इनबॉक्स में, योर ईमेल इज फेल्ड। तो वो कहां से आंसर लौट के आया, सेशन लेयर से लौटा। तो सेशन लेयर क्या कर रही है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम करती है। इसके अलावा इट ऑल्सो मैनेज द डेटा फ्लो, स्पीड एंड डायलॉग्स कंट्रोल करती है, यानी ये डेटा के फ्लो की स्पीड को मैनेज कर रही है। एग्जाम्पल में हाफ डुप्लेक्स मोड डिफाइन कर रही है, फुल डुप्लेक्स मोड बता रही है कि डेटा जो कम्युनिकेट होगा किस किस मोड के आधार पर होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, सिंप्लेक्स होगा, ये सब सेशन लेयर का काम है। ठीक है, जब ये सारे काम हो जाएंगे तो डेटा पहुंचेगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, किस पे पहुंचा, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, ये वाली लेयर। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले डेटा को पकड़ेगी, सारा डेटा जो ऊपर से आया, और ये ऊपर की जो तीन लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन,
इन तीनों लेयर को कहते हैं अपर लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। क्या कहते हैं इन तीनों लेयर को? अपर लेयर कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? ये डायग्राम बनाना जो मैंने बोर्ड पे बना के दिया है, अपर लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। मार्कर है क्या उधर? अपर लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। देन डेटा जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सारा डेटा रिसीव किया। अब उसको प्रेजेंटेशन के हिसाब से, सेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से डेटा मिला। किसको मिला? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। किसको मिला भाई? कैफ। हाँ जी आकाश, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया ना डेटा। क्यों जी सागर? ट्रांसपोर्ट लेयर पे ना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? उस डेटा के सेगमेंट कर देगी। क्या करेगी? यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? सेगमेंटेशन ऑफ डेटा। सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? डेटा के पीस बनाएगी, छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। पीस मतलब कि जब आप इंटरनेट से कुछ भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्या 1 GB 2 GB की फाइल विद इन सेकंड आके स्टोर हो जाती है? क्या आती है? एक साथ थोड़ी थोड़ी आती है ना। चलता है ना वहां पे, ग्रीन ग्रीन आता है, थोड़ा 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 डाउनलोड होता है। और आप उसकी देख भी लेते हैं कि कितनी स्पीड से डेटा, कितनी बिट का फाइल, एक बार 1 सेकंड में कितनी बिट का इंफॉर्मेशन मेरे पास रिसीव हो रहा है। टुकड़ों में आता है डेटा। किसमें आता है? टुकड़ों में। किसमें आता है इलेक्शन? डेटा डाउनलोड पीस में होता है ना, छोटे छोटे पीस में। जब सारा फाइल इकट्ठा होता है एक जगह आके फोल्डर में तो वो पूरा रीअसेंबल होकर के एक पूरा बंडल बन जाता है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कनेक्शन स्पीड टू क्रिएट सेगमेंटेशन ऑफ द डेटा। ये डेटा के सेगमेंटेशन बनाती है। यानी इसने सेगमेंट का मतलब क्या है? इसने डेटा के टुकड़े कर दिए, पीस बना दिए। पीस करना, छोटे छोटे पीस। लिखा है ना? कहां लिखा है? इट ऑल्सो डज द सेगमेंटेशन टू द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस एंड MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। यानी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के हिसाब से डेटा के टुकड़े कर देती है, सेगमेंटेशन कर देती है। अब इसमें एक लाइन लिखी है कि ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट MTU इज 1500 बाइट। 1500 बाइट मतलब एक पीस 1500 बाइट का बनेगा। कितने का बनेगा? अगर स्पीड ईथरनेट की है या फास्ट ईथरनेट की है, इसका मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड लगा है, लैन पोर्ट है, उसकी स्पीड अगर ईथरनेट बेस है, फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट का मतलब है 10 Mbps की स्पीड। ईथरनेट का क्या मतलब है? 10 Mbps। फास्ट ईथरनेट का क्या मतलब है? 100 Mbps। और गीगाबाइट का क्या मतलब है? 1000 Mbps। यानी जो आपके मदरबोर्ड में जो लैन पोर्ट लगा है उसकी स्पीड ईथरनेट वाली भी हो सकती है, फास्ट ईथरनेट भी हो सकती है, गीगाबाइट ईथरनेट भी हो सकती है। यानी स्पीड के हिसाब से आपका MTU सेट होगा। अगर इथरनेट, फास्ट इथरनेट वाला लैन पोर्ट है तो 1500 बाइट का पीस बनेगा, एक छोटा पीस। आपने अगर 1 GB की फाइल ट्रांसफर की तो 1 GB की फाइल को 1500 बाइट में तोड़ दिया जाएगा ट्रांसफर करने के लिए। और अगर 1000 Mbps की स्पीड है तो 2000 बाइट का पीस बनेगा। कितने का बनेगा? डेफिनेशन में लिखा है। क्यों पेन चला रहे हो जब सारा लिखा है सामने? जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए नोट्स तो लिख लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात ट्रांसपोर्ट लेयर की? ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा लिया, उसके टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? कितने कितने? 1500 बाइट का या 2000 बाइट का, एज पर स्पीड। नेटवर्क की जो स्पीड होगी उसके हिसाब से कर देंगे। आगे बात समझ में? उसके बाद ये क्या करेगा? सीक्वेंस नंबर देगा। क्या देगा? टू डिफाइन द सीक्वेंस नंबर टू एवरी सेगमेंट। हर एक सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर देने का काम भी करेगा। यहां लिख सकते हो, लिखा हुआ नहीं है। टू असाइन अ सीक्वेंस नंबर ऑफ एवरी सेगमेंट। जितने भी सेगमेंट हैं, टुकड़े बनेंगे डेटा के, उनको
सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब डेटा डाउनलोड होकर के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वहां पर सीक्वेंस में डेटा अरेंज होगा। यानी 1500 बाइट का जो एक पीस बना उसको एक सीक्वेंस नंबर दे दिया 001, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया। इस तरह से सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर में दिया जाता है। तो जब वो डेटा एक जगह इकट्ठा होगा तो वो सीक्वेंस में जाके इकट्ठा होगा ना। समझ रहे हो ना बात को? अगर सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर सीक्वेंस नंबर नहीं देगा तो डेटा सीक्वेंस में इकट्ठा नहीं होगा। तो मतलब अगर आप तेरे नाम वाली मूवी आप देखते हैं तो सलमान खान आखिर में मर जाता है ना। तो अगर सीक्वेंस आप वो मूवी डाउनलोड करने लग जाओ इंटरनेट से तो सलमान खान का जो मरने वाला सीन था वो शुरू में आ जाएगा और मूवी गाने वाने मरने के बाद शुरू हो जाएंगे उसके। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरह से जो है सेगमेंटेशन जो है हमारा वो सीक्वेंस में इकट्ठा होगा। तो उनको ट्रांसपोर्ट लेयर एक सीक्वेंस नंबर देती है और एक सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर भी बताती है। यानी कि जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो आईपी के साथ एक पोर्ट नंबर जुड़ जाता है कि फला कंप्यूटर का पोर्ट नंबर 1024 है और जहां पे जाना है उसका पोर्ट नंबर 1025 है। तो हर सेगमेंट के साथ आईपी जुड़ेगा, आईपी के साथ सेगमेंट नंबर जुड़ पोर्ट का नंबर जुड़ेगा और उसके बाद सीक्वेंस नंबर जुड़ेगा और सेगमेंट 1500 बाइट का होके जाएगा या 2000 बाइट का जाएगा। समझ आ गई बात? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम समझ में आ गया। अब ये जो सेगमेंट बने, अभी डेटा पहुंचा नहीं, अभी तो अंदर ही है, अभी तो सारी क्रियाएं हो रही हैं, डेटा तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो डेटा है वो पहुंचता है फिर नेटवर्क लेयर के पास। हाँ, एक चीज और है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में एक चीज और रह गई कि ट्रांसपोर्ट लेयर यूज टू प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी दोनों में से कोई एक ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दिख नहीं रहा? ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस आ गया। इट यूज टू प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है? अब टीसीपी यूडीपी इस बात को दर्शाएगा कि आपका कम्युनिकेशन अगर रिलायबल प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है, टीसीपी बताएगा, और अगर अनरिलायबल प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो यूडीपी प्रोटोकॉल डिफाइन होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल आते हैं, टीसीपी और यूडीपी। अब जो एप्लीकेशन लेयर के हमने प्रोटोकॉल ऊपर देखे, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी, पॉप3, आईमैप, इनके अंदर कुछ प्रोटोकॉल रिलायबल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल अनरिलायबल होते हैं। तो जो रिलायबल सर्विसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी के अंडर काम करती है। किसमें काम करती हैं? और जो अनरिलायबल सर्विसेज हैं वो यूडीपी के अंदर काम करती है। अब जैसे रिलायबल और अनरिलायबल को समझिए। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज, एड्रेस आपने कंफर्म डाला तो मेल पहुंच जाएगा, बीच में कोई रुकावट आएगी नहीं, वो रिलायबल। अब आप लाइव क्रिकेट देख रहे हैं, लाइव क्रिकेट आपका चल रहा है, टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हो रहा है लाइव। अगर वहां पर सचिन तेंदुलकर जी ने एक बॉल पे शॉट मारा, छक्का मारा, और उसी दौरान जो है सिग्नल में इंटरप्शन हो गया, तो क्या वो उनकी लाइव परफॉर्मेंस दोबारा देख पाओगे? नहीं। रिप्ले तो देख सकते हो, रिप्ले तो देख सकते हो, लेकिन जो उनका वो वाला मोमेंट था, रियल मोमेंट, एकदम सामने आंखों के, वो नहीं दिख पाएगा क्योंकि वहां सिग्नल जो है ब्रेक हो गया था, निकल गया। तो आप उसकी जो रिप्ले होगी वही देख पाते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन था हमारा वो अनरिलायबल था, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यूडीपी बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है वो लाइव वीडियो होती है। अगर लाइव वीडियो कॉलिंग चल रही है, लाइव वॉइस कॉलिंग है, तो वॉइस में, वीडियो में यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन चलता है। अनरिलायबल कम्युनिकेशन होते हैं ये वाले। और जो टीसीपी में होते हैं वो टैक्स बेस्ड आते हैं, जैसे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी, पॉप, टेलनेट, ये वाले जो प्रोटोकॉल हैं ये टीसीपी के अंदर आएंगे। आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा कि रिलायबल प्रोटोकॉल और अनरिलायबल प्रोटोकॉल में क्या क्या डिफरेंशिएट हैं। तो अभी फिलहाल
लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा का सेगमेंट बनाती है, सेगमेंट बना के सीक्वेंस नंबर देती है, सीक्वेंस नंबर के बाद पोर्ट नंबर असाइन करती है और टीसीपी और यूडीपी के हिसाब से डेटा को डिफाइन करके डेटा को पास करती है आगे के लिए। याद रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगी अब? नेटवर्क लेयर का काम है कि भाई आपका जो है जो सेगमेंट आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट बनाया ना, वो सारे के सारे सेगमेंट वन बाय वन किस पे जाएंगे? नेटवर्क लेयर पे जाएंगे ना। तो नेटवर्क लेयर अपने लेवल पे काम करेगी। अब नेटवर्क लेयर में सेगमेंट के बनेंगे पैकेट्स। क्या बनेंगे? पैकेट समझते हो? आम भाषा में समझाएं, अगर आप कहीं शादी में जाते हो तो पैसे लिफाफे में डाल के देते हो, है ना? अगर आपको 10 लोगों को पैसे बांटने हैं, 1,000 रुपए है आपके, तो 100 रुपए बांट देंगे। तो एक तो होता है कि खुले पैसे दे दिए, ले भाई एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट 10 टुकड़े कर दिए 1,000 रुपए के। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा खूबसूरती के साथ दें तो हम लिफाफे में रखेंगे, उस पर नाम लिखेंगे, फ्रॉम मेरी तरफ से टू किसको? इनको। तो वो क्या बना है? पैकेट्स बना दिया हमने। तो ऐसे ही नेटवर्क लेयर क्या करती है कि पैकेट्स बनाएगी, डेटा के पैकेट्स बनाती है, यानी सेगमेंट के पैकेट्स बनेंगे, मैसेज पैकेट जिसको कहते हैं मैसेज पैकेट या डेटा पैकेट्स। अभी डेटा पैकेट्स के ऊपर करेगी क्या? सोर्स का आईपी एड्रेस, एसआईपी, सोर्स का आईपी एड्रेस लिखेगी और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी बताएगी। एसआईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों इसके ऊपर लिखे जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यानी आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस को डिफाइन करने का काम नेटवर्क लेयर का है कि किस आईपी एड्रेस से किस आईपी एड्रेस पर डेटा भेजा जाएगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? उसके बाद डेटा जाएगा नेटवर्क लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर डेटा लिंक लेयर आईपी को लिख रही है, लेकिन इसके अंदर डेटा नेटवर्क लेयर आईपी को लिखती है और डेटा लिंक लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को लिख रही है। यानी डेटा लिंक लेयर के हिसाब से अगर डेटा ट्रांसफर होगा तो डेटा का फ्रेम बनेगा, सेगमेंट के क्या बनेंगे? फ्रेम। और अगर नेटवर्क लेयर के हिसाब से डेटा का ट्रांसमिशन होगा तो डेटा सेगमेंट के पैकेट बनेंगे। डेटा का ट्रांसमिशन दो पैकेट्स में होता है, या दो तरीके का डेटा बनता है, या तो डेटा फ्रेम बनेगा या डेटा का पैकेट्स बनेंगे। सेगमेंट में डेटा नहीं जाएगा, सेगमेंट तो बना लेकिन सेगमेंट कन्वर्ट या तो डेटा फ्रेम में होगा या डेटा पैकेट्स में होगा। अब ये बात डिसाइड कैसे होगी कि डेटा जब नेटवर्क में निकले तो वो फ्रेम में जाएगा या बिट में उसमें जाएगा, पैकेट्स में जाएगा? अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अब इस बात को समझिए कि अगर आपका कम्युनिकेशन सेम नेटवर्क में हो रहा है, सेम नेटवर्क मतलब विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, तो डेटा फ्रेम फॉर्मेट में ट्रांसफर होगा। किसमें होगा? क्योंकि डेटा का कम्युनिकेशन स्विच के माध्यम से चलेगा। इंटरनल नेटवर्क में डेटा स्विच के माध्यम से चलता है और एक्सटर्नल नेटवर्क में डेटा राउटर के माध्यम से ट्रांसफर होता है। नेटवर्क में दो डिवाइस यूज होती हैं। आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये सिस्को का पैकेट ट्रेसर है जिसमें एक छोटा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। एक राउटर लिया, एक स्विच लिया, दो कंप्यूटर लगा दिए। ये प्रैक्टिस करने के लिए होता है, ये एप्लीकेशन नेटवर्किंग की जो प्रैक्टिस होती है ना, तो उसके लिए हम ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बार बार हम फिजिकल कंप्यूटर में इधर से उधर भागे ना फिर प्रैक्टिस करने के लिए। अभी यहाँ से डेटा भेजना तो वहां जाके देखो, उधर जाके देखो। तो ये एप्लीकेशन है प्रैक्टिस करने का। जब आपका सीसीएनए चलेगा तो मैं ये प्रैक्टिस करना आपको बताऊंगा इसके ऊपर कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब ये राउटर होता है,
नेटवर्क में एक राउटर लगाया मैंने, एक स्विच। राउटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, स्विच सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है। या अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर है तो स्विच के अंदर 24 या 48 पोर्ट होते हैं, तो इस पर हम कंप्यूटर की कनेक्टिविटी कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये रखा हुआ ना सामने टेबल पे, ऊपर वाले राउटर है, नीचे वाले स्विच है ना। तो स्विच से हमने क्या कर रखा है, कंप्यूटर जोड़ रखे हैं, और राउटर को स्विच पे डाल दिया। राउटर क्या करेगा, बाहर से इंटरनेट से सर्विस लेगा। कहाँ से लेगा, मान लो ये सर्वर मेरा यहाँ लगा हुआ है, इंटरनेट सर्वर है। अब क्या होता है, एग्जाम्पल में आपको, मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए इंटरनेट कंपनी ने मुझे 20 का आईपी एड्रेस दिया, और इंटरनेट वालों का 20 का आईपी एड्रेस है। उसके बाद मेरा अपनी कंपनी का यहाँ पर एक आईपी एड्रेस चल रहा है 10.0.1, इस पर है मेरा आईपी एड्रेस 10.0.0.2, इस पर है मेरा आईपी एड्रेस 10.0.0.3। मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकल डिफाइन कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर के माध्यम से होगा या डेटा लिंक लेयर के माध्यम से होगा। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पर कि अगर आप अपने नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो डेटा फ्रेम में पैकेट्स पहुंचेगा, यानी डेटा लिंक लेयर ऑपरेट होगी। और अगर आप अपने नेटवर्क से बाहर के किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपका नेटवर्क लेयर ऑपरेट होगी। नेटवर्क लेयर कब काम करेगी, जब राउटर को क्रॉस करके डेटा बाहर जा रहा है। और अगर इंटरनल में कम्युनिकेशन कर चल रहा है तो डेटा लिंक लेयर का काम है, यहां डेटा फ्रेम चलेगा। यानी यहां पर कम्युनिकेशन यानी कि हमारा डेटा डेटा फ्रेम फॉर्मेट में होगा, और अगर डेटा यहां से बाहर जाएगा तो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में होगा। अधिकतर लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि जब हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं ना तो यहाँ पर सिर्फ मैक एड्रेस ही आता है, और यहाँ पर हमारा आईपी भी आता है, मैक भी आता है। क्योंकि यहाँ पर बाहर हम जाएंगे आईपी के बिहाफ पर, और इंटरनल में कम्युनिकेशन होता है मैक एड्रेस के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर, अब देखो मैं एक आईपी एड्रेस डाल के दिखा भी देता हूँ आपको। ये राउटर में आईपी दिया जाता है इस तरीके से। ये सब सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अभी कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिकल भी समझ में नहीं आएंगे। जो लोग हैकिंग में जा रहे हैं, सिक्योरिटी में हैं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े कुछ ना कर पाओगे आप। अच्छा, गलत पोर्ट पे आईपी डाल दिए तो पोर्ट बदल देता हूँ मैं थोड़ा सा। फिर 0/0 पे मैंने डाल दिया 20 का आईपी एड्रेस, तो यहाँ कर्सर रख के देख लेते हैं। और अच्छा, एक केबल भी गलत लगा दी मैंने, क्रॉस केबल आएगी यहाँ पर। यहाँ पे स्टेट आ जाएगी, डिफरेंट है ना ये। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20/2 का आईपी एड्रेस। कितने का, इस प्रैक्टिकल को पूरा दिखाने के लिए मुझे 2-3 प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे इसके अंदर। 2-3 प्रैक्टिकल मानने पड़ेंगे, नेट सर्विस भी डालनी पड़ेगी। इस पर मैं डाल देता हूँ 10/2 का आईपी एड्रेस। जैसे आप NSCPA.cpl वाली कमांड से डालते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। बताया था ना ओएस में NSCPA.cpl वाली कमांड आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पैकेटिज्म में सीधा डेस्कटॉप पे जाके नॉर्मली टाइप कर देते हैं। अब देखो, मैंने एक पैकेट लिया यहाँ से, मैसेज पैकेट। यहाँ से मैं सिमुलेटर ऑन कर लेता हूँ, और एक पैकेट मैंने लिया। ये सिमुलेटर होता है ये वाला है। इसमें क्या होता है ना, ट्रेसिंग होती है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो। पैकेट लिया, मैंने इसको भेजा, यहां से इस पे भेज रहा हूँ, क्लिक किया और मैंने प्ले कर दिया। अब देखो यहाँ से मैसेज मेरा घूम रहा है, जा रहा है, दोनों तरफ गया, इधर भी गया इधर भी गया, लेकिन राउटर ने क्रॉस दे दिया। उसने इसको एक्सेप्ट
नहीं किया, इस वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, समझ गए ना, कर लिया ना इसने स्टेप। अच्छा, इसने राउटर को दिया क्यों था? क्योंकि स्विच मैक एड्रेस के आधार पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो यहां जो हमारे मैसेज पैकेट जा रहे हैं ना, वो फ्रेम फॉर्मेट में है। जब स्विच के पास किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं होता तो स्विच क्या करता है कि जितनी भी डिवाइसेज उससे जुड़ी हुई हैं सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है। आ रही है बात समझ में, है ना? तो इसीलिए उसने राउटर को भी भेजा था। और जब इसके बाद देखो यहां पर एक कमांड होती है स्विच के अंदर। अभी आप कंफ्यूज ना होना कि सर हमें कमांड तो बता ही नहीं रहे। मैं कमांड नहीं बता रहा हूं, मैं तो वैसा ही मॉडल को डिफाइन कर रहा हूं। ये देखो, एफ स्विच के पोर्ट नंबर पर ये वाला मैक एड्रेस डिटेक्ट हुआ, इस वाले पर ये डिटेक्ट हुआ, इस पर ये। अब ये देखो, एक नंबर पे कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है? राउटर जुड़ा हुआ है एक नंबर पे ये, और ये वाला कंप्यूटर 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है स्विच के, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये वाला जुड़ा है 3 नंबर पे, है ना? तो वो इन 2 नंबर पे 3 नंबर पे जो जो डिवाइसेस जुड़ी हुई है उनका मैक एड्रेस यहाँ टेबल में दिखाता है। अब स्विच के पास इसके मैक एड्रेस आ गए, है ना? मैं कम्युनिकेशन को रोक देता हूं जरा। अब अगली बार कम्युनिकेशन करता हूं, फिर से मैंने सिम्युलेटर खोला, मैंने पैकेट पकड़ा, नेक्स्ट इस राउटर पीसी से इस वाले पीसी में भेजा, प्ले कर दिया। तो देखो मैसेज अब राउटर पे नहीं जाएगा, रिसीव नहीं किया राउटर ने, लेकिन पीसी टू पीसी हो रहा है काम। ये देखो, वापस इस पे आया, इधर चला गया। ऐसा तो नहीं है कि राउटर से इसने राउटर से आज्ञा ली कि भाई इसको भेजना है। स्विच ने अपने लेवल पे एक्शन ले लिया इसका। स्विच ने क्या किया? अपने लेवल पर एक्शन लिया। किस लेवल पर? दोबारा देखो, अब क्या गया राउटर पे? नहीं गया ना? क्यों नहीं गया? क्योंकि स्विच ने अपने लेवल पर एक्शन ले रहा है स्विच। क्योंकि स्विच जो है सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो यहां पर डेटा फ्रेम ऑपरेट होगा। क्या बनेगा यहां पर? डेटा फ्रेम चलेगा। और यहां देखो, यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या आ रहा है? आईसीएमपी 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 आईसीएमपी, पिंग वाला प्रोटोकॉल है। जब हम पिंग करते हैं तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में काम करता है। और जब स्विच के पास किसी भी कंप्यूटर के मैक एड्रेस नहीं होते तो यहाँ पे एआरपी प्रोटोकॉल भी आएगा, कि पहले स्विच क्या करेगा? एआरपी प्रोटोकॉल को चलाएगा और आईपी से मैक एड्रेस को रिजॉल्व करता है। एआरपी कमांड बताई थी ओएस के अंदर, वो चीजें। अब अगर मान लो कि मैं इस कंप्यूटर से बाहर कम्युनिकेशन कराऊंगा तो वो राउटर को क्रॉस करके जाएगा, तब आपकी नेटवर्क लेयर ऑपरेट होगी। तब क्या ऑपरेट होगी? अरे थैंक यू वेरी मच। चॉकलेटों की ढेर लगा दिया तुमने तो, मुझे मैडम समझ रखा कि चॉकलेट खिला रहे हो। यस, 5 सितंबर में। भाई बच्चों ने देखो, क्या नाम तुम्हारा? लेक्सम। देखो बच्चों ने चॉकलेट ही चॉकलेट खिला दी, तुम क्या खिलाओगे? बोतल दोगे क्या तुम? है? बोतल लाके दोगे? बोतल नहीं पीते भैया। ना ना भैया, बोतल बोतल नहीं पीते हम, मजाक वाली बात है। तो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कि अगर आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करोगे तो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है कि डेटा लिंक लेयर ऑपरेट नहीं होगी, होगी। ये अपने लेवल पे मैक एड्रेस को चेक करेगी, नेटवर्क लेयर अपने लेवल पे आईपी एड्रेस पे काम करेगी। क्योंकि हमारे डिवाइस पे 2 एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। तो नेटवर्क लेयर के बिहाफ पर डेटा का पैकेट्स बनता है, डेटा लिंक लेयर के बिहाफ पर डेटा का फ्रेम बनेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है
जब नेटवर्क लेयर को डेटा देगी तो डेटा का पैकेट्स बन जाएगा, डेटा लिंक लेयर को देगी तो डेटा का फ्रेम बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर नेटवर्क लेयर ने क्या किया, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी पैकेट्स पे लिख दिया। डेटा पहुंचा डेटा लिंक लेयर के पास, तो इसने क्या किया, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस को डिफाइन किया और डेटा की लेंथ भी बताई कि कितना साइज है डेटा का। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और होता है, देयर इज ए सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर एल्गोरिदम, यानी डेटा लिंक लेयर सीआरसी नाम का एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है। It will check the content of all header, then encapsulate the data and assign the FCS. वो कंटेंट का यानी कि जो डेटा का कंटेंट है उसके अंदर जो हेडर है, हेडर को चेक करने का काम कर रहा है। अगर उसके अंदर कोई एरर होता है तो उस एरर को करेक्ट कर लेगा। और उसमें फ्रेम चेक सीक्वेंस नंबर भी डिफाइन होता है, FCS, ईच फ्रेम। ये काम डेटा लिंक लेयर का है, ठीक है ना। अब देखो आपको मैं वायर शार्क चला के दिखाता हूं जरा। यह एक काम करते हैं, इसके अंदर ही जब हम इसको रन करते हैं ना, इस पर डबल क्लिक मारता हूं, आ गया। देखो, ये देखो आपकी ओएसआई मॉडल खुल गई। लेयर नंबर 7, लेयर नंबर 6, 5, 4, लेयर 3 पे क्या हो रहा है, आईपी हेडर 10.2 से 10.3 का आईसीएमपी मैसेज, और लेयर 2 पे ईथरनेट हेडर यानी मैक एड्रेस। आ रही है ना बात समझ में? इन लेयर और आउट लेयर यानी PC1 से PC2 के बीच में जो ओएसआई मॉडल का फंक्शन है, देखो लेयर 3 से डिफाइन हो रहा है, दिख रहा है ना? समझ गए आप? तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। ये क्या है आपका बैकग्राउंड प्रोसेस। तो नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस को डिफाइन करती है और डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस को डिफाइन करती है। और मैक एड्रेस पर, डेटा लिंक लेयर पर डेटा फ्रेम फॉर्मेट में होता है, नेटवर्क लेयर पे डेटा पैकेट्स में है और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट में। याद रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल लेयर। कौन सा है? फिजिकल लेयर। अब यह फिजिकल लेयर में क्या होता है कि जब सारी लेयर अपना सारा काम पूरा कर देती है तो अब जो है डेटा आखिर में फिजिकल लेयर के पास पहुंचता है। यानी एग्जांपल में आप समझो कि अब बात दिल से लब पे आ चुकी है ना। गुस्सा अब जुबान पे आ गया, पहले गुस्सा अंदर था, अब गुस्सा जुबान पे आ गया है कि साला पहले तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, बहुत बर्दाश्त की, बहुत अदाई, अब मैंने जुबान खोल दी। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कि डेटा ऊपर से तैयार हो गया, तैयार होने के बाद अब डेटा फिजिकल लेयर के पास आया तो डेटा अब यहां से निकलने वाला है, बाहर जाएगा, कंप्यूटर से बाहर निकलेगा। तो यहां पर फिजिकल लेयर क्या कर रही है कि सबसे पहले डेटा का कन्वर्जन करेगी बिट में, डिजिटल सिग्नल में बना लेगी, क्योंकि डेटा डिजिटल फॉर्म में जाएगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल, वाईफाई सिग्नल, रेडियो वेव्स, तरंगे जो आपके वाईफाई में चलती हैं या आपका केबल में इलेक्ट्रिक सिग्नल चल रहा है या लाइट सिग्नल है, तो फिजिकल लेयर उन सिग्नल में डेटा का सारा तोड़ मोड़ करके सिग्नल बना देगी। जब उसने सिग्नल बना दिया तो अब डेटा बाहर निकलने वाला है। अब जैसे बेटा होता ना, अपने दोस्त से बातचीत कर रहा है तो वह जुबान खोलने से पहले देखता है कोई बड़ा तो नहीं आ रहा, गाली गलौज कर रहा है। तो फिजिकल लेयर क्या करेगी कि डेटा को भेजने से पहले चारों तरफ देखेगी कि मेरी तरफ कुछ आ तो नहीं रहा है। समझ रहे? तो अगर आपके पापा आ रहे होंगे कहीं से तो आप चुप हो जाओगे, यार पापा आ रहे हैं, चुप हो जाओगे है ना, तो आराम से बात करेंगे। तो ऐसे फिजिकल लेयर क्या कर रही है कि फिजिकल लेयर जो है डेटा को बाहर निकालने से पहले चेक कर रही है कि मेरी तरफ कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि उसको डर नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर उसकी तरफ कोई सिग्नल आएगा तो कॉलिजन हो जाएगा। अगर एट ए टाइम दोनों तरफ से सिग्नल गए, एट ए टाइम दोनों तरफ से सिग्नल गए तो क्या होगा, नेटवर्क में कॉलिजन होने की संभावना होगी, सिग्नल आपस में टकरा जाएंगे। स्क्रू ड्राइवर बाहर ही रखे हुए सामने, उसमें पड़े, ठीक है, सिग्नल आपस में आपके टकरा जाएंगे। तो फिजिकल लेयर एट लास्ट फाइनल डेटा भेजने के लिए एक काम करने वाली है। क्या काम करने वाली है कि वो CSMACD
और CSMA CA को रन करेगी। क्या चलाएगी? जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, आपको अलग से बता रहा हूं कि बिफोर डेटा ट्रांसमिशन, फिजिकल लेयर बिफोर डेटा ट्रांसमिशन टू रन CSMA CD और CSMA CA, इसको लिख लेना अलग से। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन, क्या है फुल फॉर्म? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। और सीए का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइड। तो यहां पर कॉलिजन अवॉइड कर देना लास्ट वाले का, है ना। सीए का मतलब क्या है? कॉलिजन अवॉइड, समझ रहे हैं? तो कॉलिजन अवॉइड जो है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डी वाला है ना, CSMA CD, CSMA CD, इन्वर्टर बोल गया, इंटरनेट कनेक्शन बोल गया। CSMA CD जो होता है, ये कॉलिजन को डिटेक्ट करने का काम कर रहा है कि जब केबल नेटवर्क में डेटा भेजा जाएगा तो फिजिकल लेयर CSMA CD को चलाएगी और डिटेक्ट करेगी सामने से कोई कॉलिजन होने की संभावना तो नहीं है, कोई मेरी तरफ मल्टीपल एक्सेस तो नहीं हो पा रहा, डेटा तो नहीं आ रहा है। अगर डेटा आएगी तो ये अपने सिग्नल को वेटिंग पे डाल देगी। जब लाइन क्लियर होगी तो तब डेटा पास होगा, जब लाइन क्लियर होगी तब डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर निकलेगा। समझ गए? तो CSMA CD जो है ये केबल नेटवर्क में चलता है। किस में चलता है? वायर्ड नेटवर्क में लगेगा। ये वाली सर्विस वायर्ड नेटवर्क के लिए है और CSMA CA जो होगी वो वाईफाई में है। किसमें काम करती है? वाईफाई नेटवर्क में। याद रहेगा, काम समझ में आ गया CSMA CD CA का। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइड यानी डिटेक्शन, और डिटेक्शन केबल में चलेगा, और अवॉइड जो होगा वो वाईफाई में होगा। यानी सिग्नल को का पता लगाने के लिए ये वाले दो एल्गोरिथम्स या दो प्रोटोकॉल्स कह दो आप इन्हें, ये फिजिकल लेयर चलाएगी और कॉलिजन का पता लगाएगी। अगर लाइन क्लियर होगी तो डेटा आगे ट्रांसफर होगा, अन्यथा डेटा को वेटिंग पे रखेगी। तब लाइन क्लियर हो जाएगी तब डेटा बाहर निकलेगी। समझ आ गई बात? ये फिजिकल लेयर में ऐड कर देना नीचे ये लाइन। इस तरह से आपका OSI मॉडल काम करता है। ठीक है, अब आपने OSI मॉडल का एक साइड पढ़ी है, ये वाली सेंटर वाली साइड पढ़ी, जब डेटा सेंड हो रहा तो ये सारे सारे काम होंगे। एप्लीकेशन लेयर से डेटा चलेगा, फिजिकल लेयर तक पहुंचेगा, केबल में निकलेगा। तो दूसरी साइड में जो रिसीवर है वहां डेटा फिजिकल लेयर पर एक्सेप्ट होगा। कहां पर एक्सेप्ट होगा? यानी रिसीवर डेटा को रिसीव करना फिजिकल लेयर से लेता है। रिसीविंग कहां से होगी? फिजिकल लेयर से, है ना। जैसे यहां पर आपको मैं बता रहा था, यहाँ जैसे मैंने सिग्नल चलाया ये वाला, तो ये ना लेयर 1। तो अगर यहां से इन हो रहा है डेटा और यहां से आउट हो रहा है, तो डेटा अगर इधर से चल रहा है तो वो यहां से इन होगा, लेयर 1 से डेटा निकलेगा और लेयर 1 पे ही रिसीव होगा। रिसीवर की तरफ से डेटा अंदर आएगा, ठीक है, फिजिकल लेयर वहां से डेटा को एक्सेप्ट करेगी, और लेयर डेटा जो जाना शुरू होता है 7 से जाना शुरू होगा, लेयर 7 से जाएगा 1 तक, और सेंडिंग होगी हमारी लेयर 1 पे, लेयर 1 से फिर रिसीव होगा लेयर 7 पर, फिर उसके बाद पीसी में डेटा पहुंचेगा। समझ गए? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब जैसे रिसीविंग एंड पर लेयर, ये जो लेयर है ये करेंगी क्या? रिसीविंग वाले पोर्शन पर, रिसीविंग वाले पोर्शन पर सेंडर वाले पोर्शन पे जो काम हुआ था उसका अपोजिट वर्क होगा।
उल्टा काम हो जाएगा। फिजिकल ने सेंटर पे बिट बनाई थी, यहां से वो बिट से वापस फ्रेम में डाल देंगे। डेटा लिंक लेयर फ्रेम से नेटवर्क बिट पैकेट्स में, पैकेट वापस सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बने थे, उसने रिसीविंग एंड पर डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में बदल के दे दिया सेशन को। सेशन ने प्रेजेंटेशन को दिया, प्रेजेंटेशन ने यहाँ पर डेटा को इंक्रिप्ट किया था, एनकोड किया था, तो यहां से डिक्रिप्ट का इंक्रिप्ट हो जाएगा, इंक्रिप्ट का डिक्रिप्ट हो जाएगा, एनकोड का डिकोड हो जाएगा, कंप्रेस का डीकंप्रेस हो जाएगा, डेटा ओपन प्लेन में आ जाएगा, एप्लीकेशन पे जाएगा। एप्लीकेशन लेयर ने इधर से डेटा भेजने का प्रोटोकॉल दिया था, उधर से डेटा को रिसीव करने का प्रोटोकॉल। ये ओएसआई मॉडल के फंक्शन लॉजिकल है, लॉजिकली चीजें हैं, आप इसको वायर शार्क में देख सकते हैं। पैकेट ट्रेजर में तो ये रहता है कि पैकेट ट्रेजर में तो क्लिक करके ऐसे नॉर्मल दिखाई देती है चीजें, लेकिन एक्चुअल नेटवर्क में हम वायर शार्क का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला इस्तेमाल। ये मॉनिटरिंग वाले जो इंजीनियर होते हैं ना, नेटवर्क मॉनिटरिंग जो कैंडिडेट होते हैं कंपनी के अंदर, जो नेटवर्क की मॉनिटरिंग करते हैं, निगरानी करते हैं कि कहां से नेटवर्क में कौन सा बंदा पिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, किस डेटा पे जा रहा है, कौन सा आईपी पे कम्युनिकेशन कर रहा है, सब वायर शार्क के अंदर हमें ये सब चीजें निकालनी होती है। या इसके अलावा फायरवॉल होते हैं हमारे पास। एक फायरवॉल होता है चेक पॉइंट फायरवॉल, एएसए फायरवॉल, पिक्स फायरवॉल, फोर्टिगेट, फोर्टिनेट, है ना, ऐसे कई सारी कंपनी के फायरवॉल्स हैं जो हम अपने नेटवर्क में लगाते हैं, सेटअप करते हैं। तो फायरवॉल के बिहाफ पर भी हम ये सारी मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा पर्सन किस किस बंदे से बात कर रहा है, या किस आईपी से किस आईपी पर कम्युनिकेशन चल रहा है। सारी जानकारियां हम अपने पास फायरवॉल में स्टोर करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशन करके उनकी डिटेल निकाल लेते हैं। आगे बात समझ में? तो ये ओएसआई मॉडल एक लॉजिकल मॉडल है। जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो उस दौरान ओएसआई मॉडल के बिहाफ पर डेटा ट्रांसफर होता है, जिसमें 7 लेयर होती है, सातों की सातों लेयर अपने अपने लेवल पर डेटा के साथ अलग अलग काम करती है और डेटा को आगे फॉरवर्ड करती रहती है। डेटा लेयर नंबर 7 से जाता है, लेयर नंबर फिजिकल लेयर 1 पर पहुंचेगा, लेयर 1 से जाकर के फिर वो दूसरे एंड पर लेयर 1 पे ही रिसीव होगा, और लेयर 7 पे पहुंच करके डेटा ऊपर कंप्यूटर को मिल जाता है। आगे बात समझ में? पूरा कम समझ में आ गया, है ना? तो ये था हमारा ओएसआई मॉडल का चैप्टर। इसको आप बहुत अच्छे से याद करके आएंगे, है ना। मैंने इसका वीडियो भी बना दिया आपके लिए, तो आप वीडियो लेना चाहोगे तो मुझसे वीडियो ले लेना। तो आज के लिए इतना काफी है। हम प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर सकते अपना? कैसे कर सकते हैं कि नहीं? ना, कौन सा प्रोटोकॉल चेंज करना है? जैसे मान लो हम किसी वेबसाइट पे है, तो सामने वाला बंदा हमको बताए कि हमको देख रहा है, वह साक्षी किसी और चीज से देख रहा है हमको। प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता, प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर चेंज किया जा सकता है, वो भी सर्वर से, जहां से वो सर्विस ऑपरेट हो रही है। प्रोटोकॉल के जो लॉ नंबर होते हैं ना, लॉ नंबर बदला जा सकता है टेम्परेरी तौर पर। उससे तो सामने वाला पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। पोर्ट नंबर आप अपनी कंपनी के लिए अलग सेट कर लो। जैसे HTTP पे 80 नंबर का पोर्ट चलता है, आपकी वेबसाइट 80 नंबर पे चलेगी, तो आप 80 की जगह 8888 कर लो, ऐसा पोर्ट नंबर डाल दो जो किसी सर्विस पे ही ना चलता हो। तो इस तरह से हम लेकिन ये जो काम होते हैं ना, ये वेब सर्वर पे होते हैं जहां से सर्विसेज चलती है, वहां से पोर्ट नंबर बदला जाता है, क्लाइंट साइड पर नहीं बदला जाता है। आप कहाँ से पढ़ाया आपने? ओएसआई मॉडल मतलब कहाँ से ना, पेज नंबर? पेज नंबर ये है ओएसआई मॉडल, यहाँ से पढ़ाया मैंने। मतलब पोर्टल है वहाँ पर उधर? ओएसआई मॉडल का टॉपिक पढ़ाया बस हमने, और कुछ नहीं पढ़ाया। ओएसआई मॉडल कल आपको, क्या बात है? उसके बाद इन ये जो 7 लेयर है, इन 7 लेयर के फंक्शन है। नेक्स्ट करता है। ये लास्ट है, हाँ ओके ओके, ये लास्ट है। हाँ ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, डेटा 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 सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट। वीडियो बना दी मैंने, वीडियो ले जाओ पूरी, पेन ड्राइव में डाल के। आज के लिए टॉपिक क्लियर हो गया, इसको आप पढ़ के आएंगे।